मुसीबत के वक्त खुद को संभाले रखने की आदत और उसे सुधारने की आदत, यह ऐसी आदत है जो कि आपको किसी भी मुश्किल घड़ी में, मुश्किल हालात में आगे लेकर जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और हम चर्चा कर रहे हैं द पावर ऑफ हैबिट की, जिसे लिखा है चार्ल्स डुहिग ने। मुसीबतें, उतार चढ़ाव, कठिनाइयां, दिक्कतें, ये सब जिंदगी का हिस्सा हैं और जब भी हमारी लाइफ में ये दिक्कतें आती हैं तो हम उनसे कैसे डील करते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हमने अपने आप को किस तरह से ट्रेनिंग दी है, किस तरह से तैयार किया है और कैसी आदतें अपने अंदर डाली हैं। बात रॉड आइलैंड हॉस्पिटल की। वहां पर एक बूढ़े मरीज के सर पर चोट लगी थी जिसकी सर्जरी गलत हो गई। उस पेशेंट की मौत के बाद उसी अस्पताल में 4 महीने बाद फिर से एक सेम केस और हुआ। सर्जन ने गलत सर्जरी कर दी। उसके ठीक 1.5 साल बाद उसी अस्पताल में एक बच्चे के मुंह की गलत सर्जरी कर दी गई। जिस तरफ बीमारी नहीं थी उसी तरफ सर्जरी कर दी गई। एक बच्चे की उंगली गलत जोड़ दी गई। ठीक 10 महीने बाद सिर की सर्जरी में फिर गड़बड़ी हुई। तो बहुत सारी गड़बड़ियां होने लग गईं रॉड आइलैंड हॉस्पिटल में और ये चीज मीडिया में बहुत हाईलाइट हो गई। ऐसा माहौल हो गया कि वहां पे 24 घंटे वहां पे जर्नलिस्ट हॉस्पिटल के गेट पे बैठे ही रहते थे, वेट करते रहते थे कि अब क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई थी कि डॉक्टर्स, नर्सेज, जो स्टाफ था वो सब डरे रहते थे कि अब क्या होगा, आज कहीं कोई गलती ना हो जाए और इस वजह से काम पर इफेक्ट पड़ने लगा। मीडिया और आलोचकों द्वारा बुरी तरह से घेरे जाने के बाद हॉस्पिटल के स्टाफ और मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इसको सॉल्व किया जाए, इमेज को ठीक किया जाए। जहां पर सारे डॉक्टर्स, मैनेजर्स इस बात पे जोर देने लग गए थे कि ये कोई जानबूझकर कर रहा है, उनके हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए कर रहा है, मीडिया पार्शल है। वहीं पर उसी ग्रुप के एक मैनेजर थे, डॉक्टर कूपर। उन्होंने इसको एक मौके की तरह देखा। उन्होंने कहा कि अगर हमारे हॉस्पिटल में गलतियां निकाली जा रही हैं तो जरूर इसे ठीक करने का वक्त आ गया है। उन्होंने 1 दिन के लिए हॉस्पिटल बंद कर दिया और सभी सर्जिकल जो यूनिट्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए तैयारी शुरू कर दी। स्टाफ को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई और सारी बातों को देखने के बाद यह पता लगा कि कम्युनिकेशन गैप की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसे ठीक किया गया। जो सीनियर स्टाफ था जिनकी वजह से गड़बड़ी हो रही थी उन्होंने रिजाइन किया और इमेज को ठीक करने से ज्यादा काम को ठीक करने पर ध्यान दिया गया। इसी दौरान सरकार ने डिसाइड किया कि कुछ एक जो उनके डिपार्टमेंट है उस हॉस्पिटल के उनको बंद रखा जाए जहां पे गलतियां ज्यादा हुई हैं। अब चूंकि अस्पताल पर चारों ओर से हमला हो रहा था, लोग उसकी कमियां निकाल रहे थे, इसीलिए गलतियों की संभावना बढ़ाने वाली अपने कल्चर को बदलने के लिए हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने हर किस्म के समाधान अपनाने की कोशिश की और इन्हीं में से एक था सेफ्टी राउंड, जिसका मतलब यह था कि हर 3 महीने में एक सीनियर डॉक्टर अपने हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स के सामने अपने किसी एक सर्जरी या इलाज के बारे में बात करेगा, उसमें होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेगा, गलतियों के बारे में बात करेगा। ये वो वक्त था जब डॉक्टर्स को नेक्स्ट टू गॉड का दर्जा हासिल था। हालांकि वो दर्जा आज भी है, लेकिन आज ज्यादा एक्सेप्टेंस है, लोग गलतियां करते हैं और मान भी लिया जाता है, मीडिया का एक्सपोजर इतना ज्यादा है। लेकिन उस वक्त डॉक्टर्स अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज दिखाते हुए अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने का जो ये बेंचमार्क उस हॉस्पिटल ने डिसाइड किया वो काम कर गया। लोगों का भरोसा उस हॉस्पिटल में वापस आने लगा और रॉड आइलैंड अस्पताल पर आए संकट को देखते हुए दूसरे हॉस्पिटल्स ने भी सेम बदलाव, सेम चेंजेस किए और रॉड आइलैंड अस्पताल की तरह दूसरे हॉस्पिटल्स को भी ये महसूस हो गया, ये एहसास हो गया कि आमतौर पर सुधार तभी संभव हो पाता है जब कोई बड़ा संकट सामने हो। यानी कि जो मुश्किलें आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, वो हमेशा आपको एक आईना दिखाती हैं। वो आपको ये बताती हैं कि आप उस सिचुएशन के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आप उन मुश्किल हालात में अपने आप को करेक्ट करने की आदत रखते हैं, अपने आप को संभालने की आदत रखते हैं, तो आप हमेशा आगे बढ़ते रह सकते हैं, तरक्की करते रह सकते हैं। अगर आप अपने कस्टमर्स की जरूरत और उनकी आदत को जानते हैं तो आप बिजनेस में जरूर सक्सेसफुल होंगे। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं चार्ल्स डुहिग की लिखी किताब द पावर ऑफ हैबिट की। सही बात है ना? अगर
आप ये जान जाएं कि सामने वाले को क्या खरीदना है और उसे क्या पसंद है, तो आप शर्तिया तौर पर अपना काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। किसी काम की शुरुआत यूजर्स को, कस्टमर्स को, एंड यूजर्स को ध्यान में रखते हुए की जाती है, लेकिन बाद में कुछ ही कंपनीज हैं जो उस फोकस को बनाए रखती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, बात सन 2003 की है। एक गाना आया, हैया, रिसर्च की गई, कंप्यूटर डेटा निकाला गया, सारे टेक्निकल एस्पेक्ट निकाले गए, तो ये पाया गया कि ये गाना उस साल का सबसे हिट गाना होना चाहिए, क्योंकि उसमें टॉप आर्टिस्ट ने गाया था, टॉप बैंड्स ने परफॉर्म किया था और उसे बहुत प्रमोट किया गया था। ये सारी चीजें चल रही थी, सब बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये चलेगा। रेडियो पर वो गाना बहुत प्रमोट किया गया, पर लिसनर्स ने उस गाने को नकार दिया। टॉप 40 काउंटडाउन में जब उस गाने को लोगों ने सुना तो लेटर्स लिखे, उसके खिलाफ कॉलम्स लिखे और कहा गया कि ये गाना अब तक का सबसे वाहियात गाना है। अब किसी गाने को हिट कैसे बनाया जाता है, ये सवाल आज तक म्यूजिक इंडस्ट्री ढूंढ रही है। आई गेस जब से इंडस्ट्री है तब से लेकर आज तक किसी को ये नहीं पता कि एक हिट गाना बनाने का फॉर्मूला क्या है। पिछले कुछ वक्त से हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब लोग इसका एक साइंटिफिक रीजन ढूंढने लगे हैं कि कुछ तो क्लू मिले जिससे ये पता लगे कि लोगों को आखिर पसंद है क्या। और ऐसी ही एक कोशिश कर रहे थे रिच मेयर, जो कि एक रेडियो स्टेशन के मैनेजर थे। ये बात 1985 की है। उन्होंने अपनी वाइफ नैन्सी के साथ मिलकर शिकागो में अपने घर में ही एक मीडिया बेस नामक एक कंपनी शुरू की थी। दोनों सुबह उठकर अलग अलग शहरों के रिकॉर्डेड रेडियो प्रोग्राम सुनते थे और उस गाने का विश्लेषण करते थे कि उसमें क्या है, कैसा है, और उसी डिटेलिंग पर बेस्ड मेयर हर हफ्ते एक लेटर जो है लोगों के लिए पोस्ट लिखा करते थे वहां के पेपर्स में। तो पहले 5 सालों में इस न्यूज लेटर के लगभग 100 सब्सक्राइबर थे। मेयर और उनकी वाइफ को कंपनी चलाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, पर धीरे धीरे बहुत सारे रेडियो स्टेशंस ने अपने लिसनर्स की संख्या बढ़ाने के लिए मेयर की मदद लेने की सोची। वो खास तौर पर मेयर के उन फॉर्मूलाज का अध्ययन करने लगे, उन्हें पढ़ने लगे, जो मेयर ने श्रोताओं के बीच मशहूर चलन को समझने के लिए बनाए थे कि लोगों को क्या पसंद है उसके बेसिस पे। इससे उनके न्यूज लेटर की बिक्री बढ़ने लगी। दरअसल अपने न्यूज लेटर के जरिए मेयर रेडियो स्टेशंस को लिसनर्स का वो डेटा बेच रहे थे जो उन्होंने खुद निकाला था। धीरे धीरे डेटा विश्लेषण करने वालों की एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई, रिसर्चर्स की एक पूरी इंडस्ट्री बन गई, जो कंपनियों को ठीक वही सेवा देने लगे जो मेयर देते थे। और यही बदलाव था जिसने रेडियो स्टेशन के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और इसका मूल थॉट जो था वो था लिसनर्स को, कस्टमर्स को क्या पसंद है। मेयर को सबसे ज्यादा पसंद था यह पता लगाना कि कुछ गानों के दौरान लिसनर्स कभी चैनल बदलकर दूसरे रेडियो स्टेशन पर क्यों नहीं जाते, आखिर उन गानों में है क्या। इन गानों को उन्होंने कहा स्टिकी गाना, यानी ऐसा गाना जिससे लोग चिपक जाएं। इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते कई सालों में मेयर ने एक चीज गौर की कि वो सारे गाने जो हैं उनमें एक खास बात है। उनका बीट अलग है, लिरिक्स अलग हैं, म्यूजिक अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन एक बात कॉमन है, वो ये कि उन गानों को सुनने के बाद अपना अपना सा लगता है, एक पर्सनलाइज्ड टच है उन गानों में। जिन गानों को फेमस आर्टिस्ट ने गाया था वो तो स्टिकी सॉन्ग्स बन ही जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी गाने थे जिनके सिंगर्स को लोग नहीं जानते थे, पर वो गाने हिट थे। और ऐसे ही गानों को मेयर ने स्टिकी गानों का नाम दिया। अच्छा, इस रिसर्च में एक और इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई कि ऐसे भी गाने थे जिन्हें लोग पसंद नहीं करते थे, पर फिर भी वो स्टिकी गाने थे, वो लोग सुनते थे, सुनने के बाद उन्हें क्रिटिसाइज करते थे, उन्हें नापसंद करते थे, पर फिर भी सुनते थे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मेयर कहते हैं कि कई बार रेडियो स्टेशन अपने श्रोताओं को फोन करके किसी गाने का एक छोटा सा हिस्सा सुनाकर रिसर्च करते थे। ये गाना तो मैं कई बार सुन चुका हूं, हजारों बार सुन चुका हूं, और सच कहूं तो ये गाना सुनकर मैं थक चुका हूं। लेकिन जैसे ही वैसा ही कोई गाना जो कि हजारों बार सुना जा चुका हो रेडियो पर बजता था, वही लिसनर वो गाना सुनता था। और इसके पीछे की साइकोलॉजी ये थी कि जरूर वो लिसनर ये सोचता था कि अरे ये गाना तो मैं जानता हूं, ये कौन सा गाना है, अरे मैं तो इसे हजारों बार सुन चुका हूं, चलो कोई नहीं, अब मैं रेडियो के साथ साथ इसे गुनगुनाऊंगा। स्टिकी गाने दरअसल वैसे गाने होते हैं जैसे आप रेडियो में सुनने की उम्मीद करते हैं, जिनके साथ आप बने रहना चाहते हैं, जिनको सुन के लगता है कि आप उन्हें जानते हैं, जिनको सुन के लगता है कि आप उनको गा सकते हैं। और यही फॉर्मूला उस वक्त
रेडियो इंडस्ट्री के लिए काम कर गया। इन गानों की रिसर्च के पीछे जो साइंस का लॉजिक था वो ये था कि हमारा जो ब्रेन है वो उन्हीं आवाजों को, उन्हीं साउंड्स को सुनना पसंद करता है जिन्हें वो पहचानता है। अनफेमिलियर साउंड जो ये ब्रेन नहीं जानता उसे ये एक्सेप्ट भी नहीं करता। तो अगर आप अपने कस्टमर्स की नीड को जानते हैं, उनकी केयर करते हैं और उनकी हैबिट्स को भी पहचानते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई है तो इसे 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ये भी बताइए कि आप कौन सी बुक्स की समरीज सुनना पसंद करेंगे और ना हम अपनी इन समरीज को और बेटर कैसे बना सकते हैं इसके बारे में भी आप फीडबैक हमें दे सकते हैं।